हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कर्ल क्या है ये डिस्कस किया था। कर्ल क्या था, अगर हम बेसिकली देखें तो कर्ल अगर किसी वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का निकाल रहे हैं तो कर्ल में हमेशा यूनिट मतलब वेक्टर है ये, तो हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर एन कैप दिया जाता है। तो वो था क्या, लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू 0 डी आर या फिर डी एल कुछ भी ले लो, यानी कि जो वेक्टर फील्ड है उसका किसी बाउंड्री के साथ या क्लोज जो है स्ट्रक्चर, क्लोज बाउंडेशन या फिर परिसीमा से परिबद्ध है, उसका लाइन इंटीग्रल वो भी कैसा, पर यूनिट एरिया में क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, कर्ल क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है। तो अभी हमें क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम, हमने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिखा था, तो अब हम देखते हैं स्टोक्स थ्योरम। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, स्टोक कर्ल प्रमेय। तो इसके लिए हमने जैसे वो लिया था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसमें देखा था कि कोई वॉल्यूम किसी सरफेस से बाउंड है या फिर किसी वॉल्यूम को किसी सरफेस ने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो इसमें हम क्या लेंगे, किसी सरफेस को हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, तो सरफेस को हम क्या करेंगे, किसी बाउंड्री में क्लोज मान लेंगे ऐसे। तो मान लिए ये कोई सरफेस ऐसा है जिसमें कोई वेक्टर फील्ड है, ए वेक्टर फील्ड है इस सरफेस पे, और सी इसको कोई बाउंड्री है जो क्लोज कर रही है। ठीक है, तो स्टोक्स का थ्योरम था कि क्या, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते थे। तो वैसे ही स्टोक्स का थ्योरम में क्या है, किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को हम किस में बदल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल में। यानी कि इसमें हम जो सरफेस इंटीग्रल होगा उसको किस में बदल देंगे, लाइन इंटीग्रल में। और जो उसमें क्या था, जो सरफेस इंटीग्रल था गाउस डाइवर्जेंस में, उसमें हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देते थे। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखूं तो वो क्या हो सकता है, हम क्लोज ले रहे हैं, ये किसको दिखा रहा है कि क्लोज इंटीग्रल है, यानी कि जो सरफेस है वो क्लोज है। ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल है, उसको किस में बदला जा सकता है, उसके सरफेस इंटीग्रल में। एस क्या शो कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि अब जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एरिया के। गाउस डाइवर्जन में हमने क्या लिया था, डेल लिया था, डाइवर्जेंस लिया था। और डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसी वेक्टर का क्या कर दो, डेल कर दो। तो यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं, कर्ल क्या होता है, अगर कर्ल का आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि कर्ल का क्या मतलब निकल रहा था, डेल क्रॉस ए, उसमें डेल डॉट ए था डाइवर्जेंस में। तो ये क्या होता है, कर्ल ऑफ ए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल दिया, और सिंप्लीफाई करना हो तो डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जो डेल ऑपरेटर है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने डेल के ऊपर क्या वेक्टर लगा दिया। तो ये क्या, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। तो ये स्टोक्स थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि किसी सरफेस में जो वेक्टर ए बड़ा है, जो जिसे क्या है कि किसी सी बाउंड्री से क्लोज किया हुआ है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो सरफेस है या ये जो बाउंड्री है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स या फिर क्षेत्रीय अल्पांश पड़े हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्षेत्रीय अल्पांशों में बांट दिया, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया। इतने इसके मान लिया n नंबर तक इसके क्षेत्रफल अल्पांश है, जिसका सरफेस इंटीग्रल मैंने क्या मान लिया। अगर मैं उनका हर एक अल्पांश का क्षेत्रफल देखूं तो वो मैंने क्या मान लिया, मैं a ले रही हूँ, आप या तो यहाँ पे s ले लो तो ds1 लिख देना, da1 da2 da3 एंड सो ऑन dan तक जाना है। ठीक है, और अब हर एक सरफेस को, जैसे इस पूरी सरफेस को एक बाउंड्री इनक्लोज कर रही थी सी, तो वैसे मान लिया कि हर एक छोटे छोटे सरफेस को बाउंड्रीज इनक्लोज कर रही है C1, या फिर उसको DC1 DC2 DC3 एंड सो ऑन DCN बाउंड्रीज जो है वो इस सरफेस को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमने इसको क्या n क्षेत्रफल अल्पांशों में बांट दिया।
तो अब हम क्या मान रहे हैं, कल अगर आपने कर्ल वाली क्लास लगाई है तो आपको पता होगा कि इसमें हम डायरेक्शन दिखा रहे थे और मैंने एंटी क्लॉकवाइज से दिखाया था, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज था तो राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन क्या यूनिट वेक्टर की अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हम इजी करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन वाले को कंसीडर करते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस तरीके के लिए चलेगा। तो मैंने मान लिया कि हर एक पार्ट में उसका कोई ना कोई होगा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल आएगा। तो मैंने इस तरीके से उनको शो कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पूरी सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, लाइन इंटीग्रल मिल रहा है, तो हर एक पार्ट भी तो दिखाएगा। तो मैंने क्या इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दी। इनको मैंने नाम दे दिया। इस तरीके से आप भी दिखा देना। ये इस साइड है, एंटी क्लॉकवाइज बना देना, इतने रहने दो। इस तरीके से दिखा देना। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको बोल दिया कि ये तो के वाला कोई है, ये कोई एल कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। तो अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल लूं के वाले का, मैं के वाले का ले रही हूँ कि के का इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप सिंपली देखो तो मान लो ये कोई के वाला है और ये कोई एल वाला कोई अल्पांश पड़ा है। यहाँ पे मैं देखूं तो जिसका ये वाली लाइन देखो, इसका अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं एक बार, इस साइड में बना रही हूँ, बड़ा करके दिखा रही हूँ। मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। ये तो मैंने मान लिया कि कोई के वाला एलिमेंट है जिसका क्षेत्रफल अल्पांश आप डी एस के ले लो, डी ए के ले लो, और ये कोई एल वाला मैंने मान लिया कि कोई जैसे 1 2 3 सो ऑन एंड तक होते हैं, मैंने तो के और एल दो ऐसे ले लिए। ठीक है, तो देखो एक वाले का एक इसका ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है लाइन इंटीग्रल, और इसका लाइन इंटीग्रल क्या नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का लाइन इंटीग्रल सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये वाला जो इंटीग्रल होगा, ये वाला जो इंटीग्रल होगा, ये आपस में क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना रह जाएगा। अब इसी के साथ एक और पड़ा होगा कोई ना कोई, उसका भी लाइन इंटीग्रल ऐसे ही जाएगा। डायरेक्शन तो पूरी की एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसमें इन दो का फिर से कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जितनी जितनी ऊपर भी इसी तरीके से पड़े होंगे, तो ऊपर वाले ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक टाइम से क्या होगा, अंदर जितने भी पार्ट है उन सबका कैंसिल हो जाएगा, जो जो बाउंड्रीज टच कर रही है एक दूसरे से लाइन इंटीग्रल का। अब किसका बच जाएगा लाइन इंटीग्रल, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट का जहाँ पे जो किसी भी बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है, यानी कि टच तो सिर्फ यहाँ पे नहीं कर रहा है, सिर्फ इतने इतने का बच जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी सरफेस का लाइन इंटीग्रल देखूं तो वो क्या हो जाएगा, इस चीज को मैं एक बार रब कर रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो देखो वो क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से शो कर सकती हूँ। K2dl का जो A.dl था, जो लाइन इंटीग्रल था, वो कैसा था, L to K का देखो लाइन इंटीग्रल अपोजिट था लेकिन सेम थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट क्या है, जीरो आ रहा है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, K2L A.dl प्लस L to K A.dl, यानी कि इनका लाइन इंटीग्रल आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे की पूरी जिसको इस सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है उसका देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना चाहे तो मुझे देखो क्या पता चल रहा है, इस वाले का सिर्फ बाउंड्री से ही आएगा लाइन इंटीग्रल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, हम क्या करते थे, लाइन इंटीग्रल हम पूरे सरफेस का ले रहे हैं A.dl, वो कितना होगा, मैंने इसको क्या किया, n अल्पांशों में बांट रखा है जिससे उनकी बाउंड्री एनक्लोज C1 C2 DC1 DC2 यही ले रखे हैं, DC1 DC2 DC3 एंड सो ऑन DC, ये n लिखा हुआ है n तक। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो ये पूरा लाइन इंटीग्रल था वो कितना होगा, समीशन ऑफ A.dl, लाइन इंटीग्रल को तो इसी से शो करेंगे, DC का ले लिया कि यानी कि जितना भी इंटीग्रेशन था क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, क्लोज बाउंड्री ले रहे हैं, तो मैंने क्लोज लगा दिया। अब DC लगाने का रीजन क्या है कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अंदर वाले पार्ट्स का जो बाउंड्रीज टच हो रही है उनका लाइन इंटीग्रल अपोजिट और इक्वल अमाउंट को आने
के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इस बाउंड्री का बचेगा। तो वो बाउंड्री को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डीसी ले दिया। इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वी नो दैट हमें क्या पता है, कर्ल की डेफिनेशन पता है, जो कि क्या है, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल ले तो यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा एन क्या, जो कि क्या होता है लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू 0 1 ओवर में डी ए। उसी वेक्टर फील्ड का क्लोज इंटीग्रल लेंगे किसी बाउंड्री सी के रिस्पेक्ट, वो भी कैसा, लाइन इंटीग्रल, ये होता है। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो टोटल किससे आ रहा है, डीसी से आ रहा है लाइन इंटीग्रल का, तो मैं यहाँ पे डीसी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लिमिट को कंसीडर ना करूँ, इतना तो मुझे पता है छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में बांटा है, तो जो वॉल्यूम जो क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटा है वो भी एन में, तो ये जो एक का लूँ मैं अगर एक अल्पांश का डी है तो वो कम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है पूरे सरफेस के कंपैरिजन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट डी एल इक्वल्स टू कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब ये डी ए क्या इसके डिवाइड में है, तो इसके मल्टीप्लाई में जा सकता है। अब हमें पता है कि एन कैप डी ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है कि कोई ऐसे यूनिट वेक्टर के साथ किसी का मैंने मल्टीप्लाई करा, डॉट प्रोडक्ट करा, तो मेरे पास डी ए आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे डॉट का डी ए लिख सकती हूँ। ये तो एक बेसिक चीज़ है, ये आप सबको पता होगी। तो ए डॉट डी एल डी सी के रिस्पेक्ट मैं लाइन इंटीग्रल कर लूँ तो वो क्या आएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको दे दो आपने इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मेरे पास अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखूं तो मेरे पास इस वाले पार्ट की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 2 में आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो देखो क्या होगा, सीज के रिस्पेक्ट कर रहे थे, टोटल जो लाइन इंटीग्रल है वो कितना होगा, समीशन ऑफ इस वाले पार्ट की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, तो मैं ये लिख देती हूँ कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो हमने क्या किया था कि ये जो सरफेस थी इसे एन अल्पांशों में बांट दिया था। अगर ये एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा अल्पांशों में अगर बांटा हो, तो जो डी ए होगा वो क्या हो जाएगा, 0 की ओर टेंस करेगा। इतनी सी सरफेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया तो जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, तो डी ए टेंस टू 0 होगा। जब ऐसे सिचुएशन लेते हैं कि एन इन्फिनिटी और डी ए टेंस टू 0 हो जाए, ये हमने गाउस डाइवर्जेंस में भी लिया था, वहाँ पे हमने वॉल्यूम एलिमेंट में बांटा था क्योंकि वॉल्यूम को सरफेस क्लोज कर ली थी। तो उस टाइम में भी क्या हुआ था, समीशन क्या इंटीग्रेशन में बदल जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो भी मेरे पास होल का मतलब पूरी की पूरी सरफेस का कर्व निकल जाएगा। तो लिख देना इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी देन डी ए जो है वो टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी ए यानी कि जितने भी पार्ट्स थे उन सबका जो हमने एलिमेंट जितने भी क्षेत्रफल अल्पांश लिए थे उन सबका क्षेत्रफल क्या है, हमने डी ए लिया जो कि 0 की ओर टेंस होगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक इतनी सी सरफेस को आप इन्फिनिट पार्ट में डिवाइड कर दोगे बहुत छोटे छोटे में, तो एरिया अपने आप ही कम होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिर, ए डॉट डी एल को क्या कर सकते हैं हम, समीशन को हम किस में बदल सकते हैं, इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन कैसा होगा, डॉट डी ए यानी कि एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए। यही थी स्टोक्स थ्योरम कि जो लाइन इंटीग्रल है उसे क्या कर सकते हैं, उसी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकते हैं, या फिर किसी के सरफेस इंटीग्रल दिया हो, अगर हम उससे कोई ऐसा सम कुछ आ गया हो हमारे पास जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा हो, मैथ्स में इसका यूज किया जाता है, तो वो क्या करते हैं सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना हो तो हम इन्हीं का यूज करते हैं, स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या किया है, सिर्फ सिंपल लिया है, हमें ये प्रूफ करना था। यहाँ पे चाहे प्रूफ दैट मत लिख देना, इसको चाहे स्टेटमेंट लिख के फिर यहाँ पे प्रूफ कर देना। तो हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे
हमें पता है कि अगर ये बाउंड्री को एनक्लोज कर रहा है तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जो बाउंड्रीज आपस में टच करेंगे उनका लाइन इंटीग्रल सेम होगा क्वांटिटी में, लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण इस तरीके की होगी, यानी कि उन दोनों का सम क्या है, 0 है। अगर सम 0 है तो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री देखो आपस में टच कर रही है, वैसे ये सब बाउंड्रीज क्या टच कर रही है, ये सब इसको छोड़ के, ये वाली बाउंड्री को छोड़ के, तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज बची है बस उन्हीं के कारण ये लाइन इंटीग्रल मिलेगा। तो मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। फिर मुझे कर्ल की डेफिनेशन पता है, वहां से मैंने क्या कर दिया, ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दी, जो कि मैंने सिंपल पुट करी कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो जो एरिया का जो एलिमेंट है उसका एरिया क्या 0 की ओर अप्रोच करेगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें जो प्रूफ करना था स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में जो कन्वर्ट करना है वो हमें प्रूफ हो जाएगा। तो यही क्या स्टोक्स थ्योरम, ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद आपके इसमें आती है दूसरी थ्योरम, वो क्या है, ग्रीन्स थ्योरम। तो वो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, तो उसका नाम क्या है, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन की प्रमेय। तो इस वाली यूनिट में 3 थ्योरम्स हैं, गाउस डाइवर्जेंस, स्टोक्स कर्ल और ग्रीन थ्योरम। तीनों की तीनों थ्योरम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैथ्स में ये बहुत जगह पे यूज भी होती है, ठीक है। तो जो ग्रीन थ्योरम है इसके 2 पार्ट हैं, एक ग्रीन थ्योरम का ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम और ग्रीन्स सेकंड थ्योरम। तो दोनों पार्ट्स को हम प्रूव करेंगे। ये है क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को शो करने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं तो मैंने उसको यू लिखा है, तो इस वाली थ्योरम में मैं सरफेस इंटीग्रल को यू भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने 2 बार इंटीग्रेशन लगाया तो वो भी सरफेस इंटीग्रल को शो कर रहा है। कैसे, मुझे पता है सरफेस इंटीग्रल मुझे मतलब एरिया के रिस्पेक्ट करना है। एरिया क्या होता है, dx dy। अगर मैं बाय पार्ट देखूं तो x और y दोनों के रिस्पेक्ट। तो बाय पार्ट शो करने के लिए मैंने 2 इंटीग्रेशन लगाया, एक इंटीग्रेशन शो कर रहा है x के रिस्पेक्ट, एक कर रहा है y के रिस्पेक्ट। वैसे ही अगर मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को मैं 3 से शो करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम dv क्या होता है, मीटर क्यूब की डायमेंशन क्या है, क्यूब। तो वो क्या होगा, dx dy और dz। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक dx का, एक dy का, एक dz का इस तरीके से शो कर रहा है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बस वॉल्यूम है तो वो उसको मैं 3 से शो करूंगी और जो सरफेस है उसको इन 2 इंटीग्रेशन से शो कर देंगे। और लाइन इंटीग्रल तो होता ही dl या फिर dx एक के रिस्पेक्ट है तो उसको एक ही इंटीग्रेशन से शो करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो ग्रीन्स थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ग्रीन थ्योरम के 2 स्टेटमेंट है, एक को बोलते हैं ग्रीन थ्योरम, ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम, और दूसरा है ग्रीन्स सेकंड थ्योरम। तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो इस तरीके के है, फाई डेल साई डॉट dv इज इक्वल्स टू dv है तो 3 बार इंटीग्रेशन है, वो किसके इक्वल होगा, फाई डेल साई डॉट dA है तो 2 बार इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल किसका होगा, फाई डेल स्क्वायर साई डॉट dV की। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म है डेल फाई डेल साई का वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होता है। कैसे होता है, ये इसका स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करेंगे। ये एक और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, साई डेल फाई डॉट dA माइनस, सिर्फ साई और फाई क्या इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ डेल साई डेल फाई इंटरचेंज हो सकते हैं, तो मैंने इनको डायरेक्ट यहाँ पे यूं लिख दिया। इस तरीके से भी हो सकता है तो ये आ जाएगा, और इस तरीके का हो तो ऐसा लिख दो, या फिर ये तीनों स्टेटमेंट के आपस में इक्वल होते हैं, साई डेल स्क्वायर फाई डॉट dV। तो ये क्या है, ग्रीन्स थ्योरम्स, ग्रीन्स थ्योरम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम, ये लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। और इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डॉट dV इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई, यहाँ पे पहले फाई लिखा है तो फाई डेल साई
इसमें डबल डेल ऑपरेटर क्या है, 2 बार ऑपरेट कराया गया, इसमें एक बार माइनस साई डेल फाई, पहले साई था तो साई डेल स्क्वायर था तो डेल स्क्वायर हट जाएगा डॉट डी ए। यानी कि इस तरीके के ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट है। इनको आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है और इसको हम प्रूव करेंगे अभी। और ध्यान रखना इधर ये जो फाई पहले लिखा है तो यहाँ पे फाई पहले ही होगा और हम प्रूफ भी इसी तरीके से करेंगे। तो ये है क्या बेसिकली, अगर आपने डेल ऑपरेटर देख पता है आपको तो वो क्या होता है, डेल वैसे तो एक वेक्टर है, वो होता है क्या, डेल ओवर में डेल एक्स आई क्या प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे क्या प्लस डेल ओवर में डेल जेड के क्या, इसको कर्ली ओवर में कर्ली एक्स भी बोल सकते हैं। तो ये होता है डेल ऑपरेटर। और ये क्या, ग्रीन्स का फर्स्ट स्टेटमेंट थ्योरम का, और ये क्या सेकंड स्टेटमेंट। तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एकदम ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे कि आपने फाई पहले लिखना है, यहाँ पर इस तरीके के लिख रहे हो तो ये शो करोगे, और ये वाली चीज एकदम इस तरीके से होनी चाहिए कि फाई डेल स्क्वायर साइन माइनस साइन डेल स्क्वायर फाई डॉट डीवी इज इक्वल्स टू, अगले वाला सिंपल है, ये स्क्वायर हटाना है और डीवी की जगह क्या हम सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे यानी कि डी ए कर देंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए ग्रीन ने स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों यूज की थी। तो आपको अगर ग्रीन थ्योरम प्रूव करना है तो उससे पहले आपको स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं पहले, यानी कि सिर्फ इस वाली इक्वेशन को प्रूफ कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे, सिंपल, इसमें तो मैथमेटिक्स लगानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या पता है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, अगर आपको उसका स्टेटमेंट याद है फिर तो कोई इतनी खास दिक्कत आएगी नहीं ग्रीन्स थ्योरम में। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, स्टोक्स के अपोजिट, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल मेरे पास क्या पड़ा है, ए डॉट डी ए, क्लोज के रिस्पेक्ट होते हैं, मैं एक बार क्लोज और उसको हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट है, चलो ऐसे लिख देते हैं। वो क्या था, डाइवर्जेंस, उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल, यही था। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं। अगर आपको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो वो बिल्कुल यही था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे वॉल्यूम है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, वॉल्यूम की फॉर्म में लगा दिया, और ये सरफेस है तो सरफेस की फॉर्म में लगा दिया। अब यहाँ से ये अंडरस्टूड हो रहा है, आप ये एस और वी ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, लेट फाई एंड साई जो है दो क्या स्केलर फंक्शन है, अदिश फलन है, ठीक है। साई और फाई दो अदिश फलन है जो कि कैसे है, अगर ए की फॉर्म में लिखे तो ए हमारे पास क्या है, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। ए की फॉर्म में लिखे तो वो क्या आएगा, फाई डेल साई, इस तरीके का। हमने ये क्यों अज्यूम किया है, उसका एक रीजन है। देखो क्या, हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल को एक टाइप से सरफेस इंटीग्रल में लिखा हुआ है ना। तो मेरे पास अगर गाउस डाइवर्जेंस लगाऊं तो मुझे पता है कि अगर मैं डेल के साथ, कि अगर मैं किसी भी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करती हूँ डेल ऑपरेटर के साथ, डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर है, तो उसका अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करती हूँ तो मुझे सरफेस का कुछ मिल जाता है। और मेरे पास इस वाले पार्ट में क्या पड़ा है, वॉल्यूम कैसा पड़ा है, ये मेरे पास अगर मैं देखूं, अगर मैं लगाऊं डेल डॉट ए डॉट डीवी, उससे कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, डेल तो मेरे पास पड़ा है, ये वाली टर्म मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ रही है। तो मैंने वहां से, आपको याद रखने का तरीका है कि ए जो है वो इसी को अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ए को ये क्यों लिया, ऐसा ही रिजल्ट बनाने के लिए, ग्रीन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो देखो हमने ए ऐसा अज्यूम कर दिया, तो मेरे पास ए ये पड़ा है, तो मुझे क्या चाहिए, डेल डॉट ए चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट ए वेक्टर, डेल भी डॉट पे होता है, डेल भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी। तो मैं अगर उसको देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल फाई डेल साई, ये बनेगा। ए की वैल्यू लिख दी, वेक्टर एक बार हटा दी, तो मैं डेल की वैल्यू लिख रही हूँ
इस साइड लिख रही हूँ डेल डॉट ए क्या है, डेल की वैल्यू क्या है, डेल ओवर में डेल एक्स आई क्या प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे क्या प्लस डेल ओवर में डेल जेड के क्या। ये जेड है, यहाँ पे गलती से मैंने के लिख दिया। उसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है, फाई मेरे पास पड़ा है ऐसे डेल साई के साथ। अगर मैं डेल साई देखूं तो डेल मेरे पास क्या पड़ा है, डेल ऑपरेटर की मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है और साई एक स्केलर फंक्शन है। अगर वो स्केलर है तो इसका तो एक्स और वाई की फॉर्म में कोई रोल ही नहीं है। तो मैं डेल साई करूँ तो होगा तो यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा डेल ओवर में डेल एक्स साई प्लस डेल ओवर में डेल वाई साई प्लस डेल ओवर में डेल जेड साई। अब साई क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आई कैप जे कैप और के कैप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आई कैप है। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का जैसे आप किसी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप को किसी स्केलर मान लो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप होगा। ऐसा तो नहीं है कि आई कैप और जे कैप हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या ये डेल साई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जैसे क्या है इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको बोल के बता दिया। तो अगर मैं ऐसे फाई को मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, फाई, इसको यूं लिख देते हैं, डेल साई की मेरे पास क्या वैल्यू है आई कैप डेल साई ओवर में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई ओवर में डेल वाई प्लस का के कैप डेल साई ओवर में डेल जेड। तो फाई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसका अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो मुझे पता है कि आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ और के कैप वाले का के कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ डेल का ए के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मैंने क्या लिखा, आई कैप डेल ओवर में डेल एक्स जे कैप डेल ओवर में डेल वाई के कैप, ये के कैप है डेल ओवर में डेल जेड। आई कैप पड़ा, फाई का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जे कैप फाई डेल साई ओवर में डेल वाई प्लस के कैप फाई डेल साई ओवर में डेल जेड। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करा रही हूँ तो देखो क्या आएगा। तो देखो अगर डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डेल ओवर में डेल एक्स फाई डेल साई ओवर में डेल एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस डेल ओवर में डेल वाई फाई डेल साई ओवर में डेल वाई। सिमिलरली जे और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस डेल ओवर में डेल जेड फाई डेल साई ओवर में डेल जेड, यही बनेगा। तो अगर हम इस तरीके से कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो u डॉट वी रूल से होगा, तो मैं वो रूल लगा दूँ। मैंने सिंपली पहले फाई का कर दिया, फिर हम क्या करेंगे साई का करेंगे। फाई को पड़ा रहने दो, डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल फाई ओवर में डेल वाई डेल साई ओवर में डेल वाई प्लस फाई डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल वाई का स्क्वायर प्लस जेड का कर रहे हैं तो डेल फाई ओवर में डेल जेड और डेल साई ओवर में डेल जेड प्लस फाई डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल जेड का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं ये वाली टर्म्स लूँ सिर्फ ये वाली, तो मुझे क्या पता चल रहा है ये क्या बन सकता है, डेल का फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट और ये डेल साई, ऐसा कुछ बन सकता है। मैंने क्या किया, डेल फाई और डेल साई का, डेल फाई मेरे पास क्या होगा, डेल फाई की वैल्यू कुछ ये होगी, सिमिलरली साई लिख दूं तो डेल साई की होगी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास ऐसी टर्म बन जाएगी डेल फाई डेल एक्स और डेल साई डेल वाई हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया। अगर आप इसको दोनों की वैल्यू इस तरीके से पुट करके डॉट करोगे तो आपको यही मिलेगा, और अगर आपको वैसे समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस बची हुई टर्म्स क्या मेरे पास, ये टर्म बच चुकी है, ये वाली और ये वाली, इसमें मेरे पास एक फाई कॉमन आ रहा है। अगर मैं डेल ऑपरेटर देखूं तो उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ आई कैप डेल ओवर में डेल एक्स प्लस वाई जे कैप डेल ओवर में डेल जेड प्लस के कैप डेल ओवर में ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। अगर मैं डेल स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर में डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर ओवर में डेल जेड का स्क्वायर। तो मैंने इसकी किसी स्केलर फाई के साथ मल्टीप्लाई करा दी तो हर जगह क्या आ जाएगा फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी क्या वैल्यू है फाई डेल स्क्वायर साइन। इसको कोई इक्वेशन दे देना डेल डॉट ए। आरजी वाली थ्योरम कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट नंबर दे देना, तो बाकी के इस थ्योरम के दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज होगा। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।